कि भाई ये लड़का हिंदी मीडियम स्कूल से आया है, यहाँ कॉप अप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई की स्कूलिंग के लिए एक यूनिफॉर्म होती थी, उसी को रात को धोना, सुबह सुखाना और प्रेस करना। सेम जूते नहीं होते थे, चप्पल से स्कूल जाते थे हम लोग। तो सर, हमने कोविड-19 में जिस तरीके का एक सेटबैक देखा था, आप मानते हैं कि उससे हम इवॉल्व हो चुके हैं? जब मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, तो उन्होंने जीडीपी एक्सपेंडिचर बढ़ाया। कोविड का तो बढ़ ही गया था तुरंत ही। आयुष्मान जैसी स्कीम आई है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो। योगी सरकार की पॉलिसीज का हेल्थ केयर सेक्टर पर क्या असर आया है, इस मुद्दे पर बात करेंगे इस शो में। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डीके गुप्ता जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहला सवाल सर, आपके बिजनेस मॉडल के बारे में तो हम बाद में पूछेंगे। पहला सवाल ये है कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही, और अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कहां से शुरुआत की थी और फेलिक्स हॉस्पिटल को इस शिखर तक पहुंचाने में क्या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। तो मैं शाहजहाँपुर से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली, जो बरेली के पास एक छोटा सा जनपद है। उसमें भी एक बहुत छोटा गांव था, जो बिल्कुल डीपेस्ट इंटीरियर में जिसको बोलते हैं, वहाँ पे था। तो मुझे अपने शहर मतलब जनपद जाने के लिए लगभग 2 नदियाँ क्रॉस करनी पड़ती थी, 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, और कई सारी बसेस पे बदलनी पड़ती थी। तो मैंने शहर बहुत कम देखा अपना जनपद। और मेरे फादर क्लास 4 एम्प्लॉई थे जिला पंचायत में। मेरी मदर टीचर थी, अध्यापक थी वहाँ प्राइमरी स्कूल में। और जब मैं 10-11 साल का था तो मेरे फादर की अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी। ही वॉज ओनली 49 ईयर्स, मतलब 49 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको कई सारी बीमारियां थी, डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन था, अस्थमा था, सीओपीडी थी, और लास्ट में ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। और एक बार मुझे ध्यान है, जब हम लोग खेल रहे थे, मेरे पीछे भाग रहे थे, तो उनको भागते भागते उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई, और उन्होंने बहुत सारा हिमोप्टोसिस हुई, मतलब बहुत सारा ब्लड वॉमिट कर दिया था। तो मुझे भी मैं उस समय 4-5 साल का रहूँगा। तो तब से मुझे याद है कि बहुत सारे उनको कॉम्प्लिकेशंस थे। उनको इलाज के लिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत छोटा गांव था, शहर जाने के लिए बहुत दिक्कतें थीं। तो कहीं ना कहीं शहर जा नहीं पाए, उनका इलाज नहीं हो पाया। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ हेल्थ केयर की, वहाँ पे हमारे गांव में। अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, बिकॉज हम लोग बहुत गरीब तबके से आते थे, और उसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया, उनकी डेथ हो गई। और क्रिमेशन किया, मैं ही छोटा था उस समय, बड़ा भाई उस समय आ नहीं पाया, तो क्रिमेशन मैंने ही किया था उस उम्र में। तो उस समय कहीं ना कहीं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैंने क्लास 5th में टॉप किया था उस टाइम। और तब दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे फादर की जो मृत्यु हुई, किसी और की मृत्यु ना हो, या मैं किसी लोगों को बचा सकूं। तो बस विविड सा ड्रीम था, मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई विज़न हो, कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया हो कि भाई ठीक है डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करनी है। पर तब भी ये विजन आप बोल रहे हो, तब नहीं बनाया था कि इतना बड़ा एक एम्पायर बन जाएगा और इस तरीके की ग्रोथ बनेगी। फेलिक्स हॉस्पिटल की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई विज़न नहीं था। विज़न सिर्फ इतना था कि डॉक्टर बनना है। हम लोग की हालत फाइनेंशियली बहुत ख़राब थी। तो जब फादर एक्सपायर हो गए, देन आई मूव टू नोएडा। तो मैं नोएडा आ गया। नोएडा मेरी सिस्टर रहती थी बड़ी, वो भी एक छोटे से कमरे में रहती थी। और गांव के अंदर, जहाँ नोएडा के अंदर कुछ गांव हैं जहाँ पे लाइन से तो टॉयलेट्स होते हैं, लाइन लगा के आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। तो इतनी जगह नहीं थी कि मैं कमरे के अंदर रह सकूँ, तो मैं बाहर रहता था, बाहर पढ़ता था स्ट्रीट लाइट में। नोएडा में भी मैंने बहुत सारे, मेरी मदर टीचर थी, तो उन्होंने चाहा कि मेरे बच्चों को अच्छी स्कूलिंग मिल जाए। तो सी ट्राइड इन एपीजे, समरविल, सेंट्रल स्कूल ऑफ नोएडा, डीपीएस, सब में ट्राई किया नोएडा में। उसमें सब ने मुझे भगा दिया, लिटरली भगाया लोगों ने कि भाई ये लड़का हिंदी मीडियम स्कूल से आया है, यहाँ कॉप अप नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो मैंने नोएडा में भी सरकारी स्कूलों में, जो एडेड स्कूल है, वहाँ पढ़ाई करी है। और जब उस समय पढ़ाई के पैसे नहीं होते थे, सपोर्ट कम था, फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, तो पॉपकॉर्न बेचना था मुझे। जो सड़कें थी, गलियाँ थी नोएडा की, सब मुझे पता है। हर गली में आफ्टर स्कूल मैं पॉपकॉर्न बेचता था घूम घूम के। नहीं, और पॉपकॉर्न आप बेचते थे और पॉपकॉर्न, साथ में पढ़ाई करते थे? हाँ, जो एक ऐसा रिंग सा बनाते थे पॉपकॉर्न का, उसमें पैकेट्स होते थे, रिंग के अंदर डाल देते थे, और इस कंधे पर डाल के ऐसे, और गली गली में पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न ले लो। और इवन वो खाली नोएडा में नहीं, दिल्ली में अपूगढ़ में, इंडिया गेट पे, चिड़ियाघर में, प्रगति मैदान में, भैरव मंदिर पे, पुराना किला पे, इवन इसके अलावा बहुत सारे काम किए हैं। पार्किंग्स में काम किया भैरव मंदिर की, जहाँ पे बहुत सारे लोग संडे को आते थे, बहुत सारा लिकर वहाँ चढ़ाया जाता था। लेकिन टच वुड, पता नहीं भगवान ने क्या बुद्धि दी उस समय, किसी गलत चीज़ों में नहीं पड़ा। उसके अलावा अंडे बेचे मैंने, फैक्ट्रीज में काम किया पार्ट टाइम, जो समर ब्रेक्स होते थे उसमें। नोएडा की फैक्ट्री में, 87 नंबर, मुझे आज भी याद है, वहाँ पे कैपिंग लगाते थे हम लोग बैठ के छुट्टियों में। तो सारे काम किए, स्कूलिंग फंड की अपनी, पढ़ाई की। स्कूलिंग के लिए एक यूनिफॉर्म होती थी, उसी को रात को धोना, सुबह सुखाना और प्रेस करना। सेम जूते नहीं होते थे, चप्पल से स्कूल जाते थे हम लोग उस टाइम, मुझे ध्यान है। तो वो दिन देखे।
और 9th किया, फिर 10th किया, 10th में पास हुआ, 11 12th पास किया, 11 12th में टॉप किया मैंने। एक टाइम ऐसा भी था 6 7th में जब मैंने स्कूल ही नहीं देखे थे, पढ़ाई नहीं की, बिकॉज हमारे यहाँ शिक्षा माफिया होता था। फिर 10th के स्कूल में, वो 12th के स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखवा के नकल कराते थे। तो उस समय राजनाथ सिंह जी आए थे 91 में, तब वो नकल बंद हो गई थी बिल्कुल, उससे पहले ही। तो वो 6 7th मैंने पढ़ाई नहीं की, ड्रॉप आउट हो गया, बिकॉज स्कूल ही नहीं थे वहाँ पे। तो जब 8th में यहाँ पे आया नोएडा में, तो मैं फेल हो गया हाफ ईयरली एग्जाम में। तो मुझे लगा गया, और जबकि मैं टॉपर था अपने 5th क्लास में, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। तो फाइनली फिर दोबारा मेहनत करी, फिर जो बच्चे के अच्छे बच्चे थे उनके साथ पढ़ाई करी, और फिर मैंने फिर 8th में भी स्कूल टॉप किया, अपना एक क्लास टॉप की। फिर 9th किया, अच्छा 10th किया, 11 12th किया। तो इस तरह से स्कूलिंग की चैलेंजेस बहुत थे, डॉक्टर बनने में चैलेंज थे। भगवान ने पता नहीं क्या लिखा था मेरे उसमें कि कोई चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिलती है। नहीं तो इतने सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स ये शो देख रहे हैं, आपने कहाँ से शुरुआत करी? और मैं फिर बोल रहा हूँ कि फेलिक्स हॉस्पिटल की ग्रोथ हमने खुद देखी है अपनी आंखों से, जो जो नोएडा में रहता है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, और एज एन एंटरप्रेन्योर अब आपकी जर्नी कैसी है? तो एक जर्नी और थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था पीएमटी में, बट मेरी वाइफ जो मेरे साथ तैयारी कर रही थी, उस समय हम दोनों साथ तैयारी कर, दोनों का सिलेक्शन हो गया था। उसको मिल गया था आगरा मेडिकल कॉलेज, मुझे कुछ नहीं मिला था, जबकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मैं उसमें मार्कशीट आती थी, तो मार्कशीट मेरे 100 नंबर आए थे रश्मि से, और मुझे कुछ नहीं मिला। तो जब मैंने अप्रोच किया तो पता लगा घोटाला हो गया, वहाँ पे मेरी सीट भेज दी गई। तो उस समय मैंने ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से लड़ा, और लोगों का सपोर्ट और सहयोग लिया बहुत सारा। तो चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक लड़ा मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी है इस पर। एक पियोन से लेके उसको कन्विंस करना बिना पैसे दिए, बिना खर्चा किए। और उस समय चीफ मिनिस्टर थी मायावती जी, तो मुख्यमंत्री थी, वो 6 महीने की सरकार बनी थी, 96 की बात है। तो सचिवालय में एनेक्सी में 5th पंचम तल तक जाना, धक्के खा के लोगों से, चीफ सेक्रेटरी से मिलना, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन से मिलना, मुख्यमंत्री के सचिव से मिलना, वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ से मिलना, फिर वहाँ सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, पियोन, सबसे अपनी फाइल मूव करना बिना पैसे के। और 6 महीने के अंदर फिर मैंने अपनी सीट क्रिएट कराई, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, मेरठ मेडिकल कॉलेज में, वहाँ मैं टॉपर था। फिर मैंने एमडी करी वहीं से, वहाँ एमडी में टॉप किया। फिर पैसे नहीं थे तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, एमडी खत्म होती है अगले दिन यूपीएससी की। 3 4 साल 5 साल सरकारी नौकरी करी। मेरी वाइफ ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस भी बड़े छोटे से कमरे में, किराए के रेंटेड घर में 2 BHK में, जो ड्राइंग रूम था उसको आधा करके वेटिंग एरिया, आधा चैम्बर बना के, उसमें सब पुराने फर्नीचर कालिंदी कुंज से खरीद के लाए थे हम लोग थाने में, वहाँ से स्टार्ट किया। वो करके फिर जब 5 7 साल हो गए प्रैक्टिस को, तो रश्मि को लगा कि हमें 2010 में कि हमें नर्सिंग होम खोलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने वहाँ एक छोटा सा नर्सिंग होम खोला, 20 बेड का। वो भी बैंक से लोन लिया, सिंडिकेट बैंक से 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख की सीसी लिमिट ली, पहला जो लोन लिया हम लोगों ने, वो स्टार्ट किया वहाँ से। उसके बाद जैसे ही खोला, सर मुड़ाते ओले पड़ने की कहावत सुनी होगी आपने। तो अक्टूबर में खोला हमने हॉस्पिटल, सारे स्टेचुरी कंप्लाइंसेस, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम, हाँ, वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बन सकता। रेजिडेंशियल एरिया में था, ठीक है। तो वहाँ पे सारे स्टेचुरी कंप्लाइंसेस लिए, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भैया जो भी नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम जो रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं, जो बैंक रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया या सील कर दिया। तो मुझे तुरंत बंद करना पड़ा, और वो मुझे मूव करना पड़ा किसी कॉमर्शियल स्पेस में। फिर एक नया चैलेंज शुरू हुआ, फिर धक्के खाए, फिर हमने हॉस्पिटल की जर्नी जो आप बता रहे हो क्या चैलेंजेस थे। तो सारे डॉक्टर्स नोएडा के चले गए लड़ने सुप्रीम कोर्ट में। सब ने बोला कि भाई वो नर्सिंग होम नहीं चला रहे हैं, वो क्लिनिक चला रहे हैं, बट जबकि कहीं ना कहीं वो लोग नर्सिंग होम चला रहे थे। हम लोगों ने नर्सिंग होम ही चालू किया था, और नर्सिंग होम चला रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लिनिक को अलाउ कर दिया था कि भाई क्लिनिक आप चला सकते हो, सीए जो है अपना ऑफिस चला सकते हैं, एडवोकेट अपना ऑफिस चला सकते हैं, और डॉक्टर्स अपना क्लिनिक चला सकते हैं। नर्सिंग होम अलाउड नहीं किया था। तो सब लोग गए, सब हार गए, सबको क्लिनिक मिला जो ऑलरेडी पहले से उन्होंने अलाउ कर रखा था। मैंने और रश्मि ने फाइल की, अपनी अलग से लिया कि भाई हमने कोई गलती नहीं की है, हमने नर्सिंग होम चलाए थे, आपके ऑर्डर के अनुसार हमने बंद भी कर दिया कंप्लाइंसेस में, बिकॉज हम लोगों ने बंद किया तो जैसे आपने बैंक्स को स्पेस दिया अल्टरनेटिव, ऐसे हमें दिया जाए। तब अल्टरनेटिव स्पेस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ रश्मि के नाम से, मेरी वाइफ। और उसके बाद स्कीम आई, स्पेशल स्कीम आई। उसको अलॉटमेंट के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, तो घर बेचना पड़ा, मदर को अपनी कन्विंस करा। जो हमारा खेत थी, जो भी एक आध फ्लैट था छोटा मोटा, सबको बेच के और आप जैसे फ्रेंड से लोन लेके वो लैंड अलॉटमेंट कराया। उसके बाद असली चैलेंज फिर दोबारा शुरू हुए कि फंडिंग करानी थी। तो मैं बीसीज के पास गया, पीई के पास गया, किस सब ने मना कर दिया। फिर बैंक्स को अप्रोच किया, तो अपनी टीवी स्टडी खुद करी, डीपीआर बनाई, प्रोजेक्शंस बनाए, सीए में डाटा बनाया, सीए के साथ मिलकर फिर मैंने खुद पिच करा। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप खुद लग जाते हो पैशन के साथ, तो हर बैंक्स को पिच किया 4 5 विजन ही तो है सर, मतलब आप तो बोल रहे हो कि कोई विजन नहीं था, ये डायरेक्शन अपने आप ही बनती चली। विजन नहीं, डायरेक्शन बनती है। विजन तो मेरा था कि एक डॉक्टर बनना है, और जब बाद में एक विजन था कि जब
क्लिनिक खोला था नर्सिंग, तब ये था कि नर्सिंग होम खोलना है जिसमें नीचे एक नर्सिंग होम होगा, ऊपर हम रहेंगे। एक छोटा सा विजन था, मतलब स्टेप बाय स्टेप विजन ग्रो करा। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मैंने एकदम सोच लिया कि मैं 1000 बेड 800 बेड बना लूँगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप था। तब फिर वो 50 बेड का अस्पताल चालू किया, 100 बेड किए, फिर 150 किए, फिर 200 किए। अभी अगले साल आपके और भगवान के ब्लेसिंग से सारे 1000 बेड के आसपास हम लोग कर लेंगे। तो 850 बेड तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है ही, और 1-2 हम एक्विजिशन भी करेंगे। तो अगले साल से लेके 18 महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर 3 हॉस्पिटल्स, टोटल बेड स्ट्रेंथ ऑफ 850 बेड्स स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा हम लोग प्लान कर रहे हैं टियर 2 और टियर 3 सिटी जाने में, वहाँ भी 1-2 एक्विजिशन का प्लान चल रहा है पाइपलाइन में। तो 1000 बेड भगवान ने चाहा तो हो जाएंगे। तो दैट इज़ चैलेंजेज और ग्रोथ जो पिछले 10 साल में हुई हम लोगों की। सर ये तो अपने आप में एक स्टोरी है, पूरी की पूरी एक मोटिवेशनल स्टोरी। इसके ऊपर पक्का किसी न किसी दिन बॉलीवुड मूवी ज़रूर बनेगी। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि 3 हॉस्पिटल्स हो जाएंगे अभी नोएडा में, तो किस तरीके की स्पेशलिटी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो फेलिक्स हॉस्पिटल में? जो हमारी ग्रोथ है, जो पहला हम प्राइमरी केयर देते थे क्लिनिक के थ्रू, फिर नर्सिंग होम के थ्रू हमने प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर देना शुरू किया। जब हॉस्पिटल चालू किया तो सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर दे रहे थे। अभी तक हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर में। अब जो नए हॉस्पिटल्स ला रहे हैं उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स ला रहे हैं, CTBS ला रहे हैं, और उसके अलावा वहाँ पे एक्मो ला रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ला रहे हैं। तो टॉप एंड हाई एंड कॉर्डिनरी केयर लेके आ रहे हैं। तो नाउ आप कह सकते हैं फिलिक्स में इस समय जो है वन ऑफ द बेस्ट रेटेड इन दिल्ली एंड इवन इन इंडिया जो क्वालिटी केयर सर्विसेज मिल रही हैं, दैट कीपिंग माइंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स और क्लिनिकल केयर को दिमाग में रखते हुए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट अंडर वन रूफ है एक्सेप्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। उसको हम लोग अगले साल स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए हॉस्पिटल्स में। पर सर लोगों का हमेशा यही कहना होता है कि अफोर्डेबल नहीं होती हैं हेल्थ केयर सेवाएं इंडिया में, और ये सबको पता भी है कि वाकई अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है इंडिया में। तो सर हमने कोविड-19 में जिस तरीके का एक सेटबैक देखा था, आप मानते हैं कि उससे हम इवॉल्व हो चुके हैं और अब हमारी जो सर्विसेज हैं, स्पेशली फेलिक्स हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं, वो उस स्तर पे आ गई है कि दोबारा से अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो एक तो उसका असर ना आए, और ये क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच में आप तालमेल कैसे बिठा के चलते हैं? तो रजत भाई, एक तो कहना है मिथ है कि इंडिया में हेल्थ केयर सर्विसेज अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, जिस क्वालिटी ऑफ केयर से, पेशेंट की सेफ्टी से और जिस प्रोसेस से दे रहे हैं, अगर वही सर्विसेज अगर आप कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेना चाहते हैं तो इससे 10 टाइम्स महंगी हैं। अगर आप रूट कनल कराते हो यहाँ पे 5000 में हो जाती है, बाहर जाओगे तो 50,000 से 70,000 लगते हैं। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी यहाँ पे 20,000 में हो जाती है, बाहर जाओगे तो 2 लाख रुपए खाली एंजियोग्राफी में लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत अफोर्डेबल हैं। बट डेफिनेटली जो सरकार थी, यहाँ से 70 साल पहले चल रही थी, लगभग लगातार जा रही थी सरकारें, वो सब जो है ना हेल्थ केयर पर फोकस नहीं करती थी। बीइंग क्या है, उनका जो GDP जो एक्सपेंडिचर था हेल्थ केयर पे बहुत कम था, 1% के आसपास था। बढ़ते बढ़ते वो 1.5% तक हुआ मुश्किल थे। जब मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, तो उन्होंने GDP एक्सपेंडिचर बढ़ाया। कोविड का तो बढ़ ही गया था तुरंत ही, 1.5 से 2.5 हो गया था। तो अभी करंटली 2.5% ऑफ GDP हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो उसके बाद हेल्थ केयर का जो तंत्र है, जो सिस्टम, बहुत इंप्रूव करा है, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं कि जो WHO कहता है, अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है कि WHO कहता है 5% मिनिमम GDP का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जितनी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़ के सब वो 5% इन्वेस्ट करती हैं। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इटली है, अमेरिका है, यूरोप है, सब लोग 10 से 15% इवन अपना GDP का एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अभी और फोकस करना चाहिए GDP एक्सपेंडिचर बढ़ाने का। ऑलरेडी बहुत बढ़ा दिया, उन्होंने डबल कर दिया, लगभग 1.5 से 2.5 कर दिया। बट आगे भी अगले कई सालों में, 2 साल 3 साल में कोशिश करनी चाहिए, इसे मिनिमम 5% कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा। जैसे आयुष्मान जैसी स्कीम आई है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। आप मानोगे नहीं, पूरे इंडिया में लगभग आयुष्मान के जो बेनिफिशरीज हैं लगभग 40 करोड़ के आसपास हैं इस समय। उसमें आउट ऑफ, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो लगभग 8 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं, फैमिलीज जो हैं, वो यूपीज में हैं, उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लोअर क्लास था, जो बिल्कुल अनअफोर्डेबल था, बिलो पॉवर्टी लाइन था, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस खर्च करता था, जो एक रिपोर्ट थी PwC की कि 63%, 63% जो लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस खर्च करते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। कैसे खर्च करते हैं, वो कहाँ से आता है कि लोग लोन लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं, घर बेचते हैं, अपने फाइनेंशियल लॉस करते हैं, कहीं ना कहीं कर्जे में दब जाते हैं, उससे वो अपना इलाज कराते थे। वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अब 42% रह गया, 20% कम होगा सिर्फ आयुष्मान से, जो दूसरी स्टेट की स्कीम्स अच्छी आई हैं। और कहीं ना कहीं मिनिमाइज होकर 5-10% रह जाएगा अगर 4-5 साल तक हमने ऐसे ही ध्यान रखा हेल्थ केयर, वैसे हेल्थ केयर पर फोकस किया है।
क्योंकि आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है ना, बिल्कुल। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी की सरकार और पहले की सरकारों में क्या डिफरेंस नज़र आता है, और योगी सरकार ने किस तरीके से बढ़ावा दिया है हेल्थ केयर सेक्टर को? ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं यूपी सरकार की जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल्स की ग्रोथ को बढ़ावा दिया? तो अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं तो पहले क्या था, मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम थे, 7 मेडिकल कॉलेज थे सिर्फ यूपी में। ठीक है, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस कम थे, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती, डॉक्टर्स चाहिए तो नर्सेस चाहिए थे, वो रेशो बहुत ख़राब था यूपी में, क्या पैन इंडिया ख़राब था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट हॉस्पिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, कोई पीपीपी मॉडल नहीं थे, तो उसकी वजह से ग्रोथ कम हो रही थी और इन्वेस्टमेंट जीडीपी का वो भी कम हो रहा था। और वैसे भी जो हेल्थ है वो स्टेट का मैटर है, मतलब स्टेट को लिए बोलते हैं, तो कोई बड़ी अच्छी स्कीम्स नहीं थी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम था, हॉस्पिटल खोलने के लिए जो बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए थे उसके लिए कोई सिंगल विंडो या कोई सिंगल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत हाई कैपेक्स बिजनेस होता, कोई सब्सिडीज़ नहीं थी। कहीं ना कहीं सरकार ने या तो फोकस किया, बहुत सारी नई स्कीम्स आई, जैसे पहली बात तो सबसे अच्छा जो क्या रहा कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा। कैसे? आयुष्मान की स्कीम आई, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी दीनदयाल स्कीम आई हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो कैश फ्लो जो पेमेंट होती थी वो प्रोसेस थोड़ा अच्छा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। दूसरा जीडीपी का एक्सपेंडिचर हमने इंप्रूव कर दिया, 1.25 से 1.5 से 2.5 कर दिया। इसके अलावा सबसे बड़ा जो चाहिए था कि अगर आप कोई हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करते हो तो आपको डॉक्टर चाहिए होते हैं, नर्सेज चाहिए होते हैं और स्किल्ड पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होता है, वो था ही नहीं, बिकॉज हमारे पास कॉलेजेस नहीं थे। तो नर्सिंग कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए गए, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज में बड़ा किया गया। और इसके अलावा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बढ़ाए गए, जो इनके एक्रेडिटेशंस थे, जो अप्रूवल्स चाहिए थे इनको इस्टेब्लिश करने के लिए, उनकी प्रोसेस को आसान किया गया। इवन पीपीपी मॉडल में बहुत सारी चीज़ें चालू करेंगे, मेडिकल कॉलेज चालू किए गए, नर्सिंग कॉलेज चालू किए गए और बढ़ावा दिया गया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें डीएनबी बढ़ाई गई, डीएनबी पीजी के इक्विवेलेंट सीट्स होती हैं एमडीएमएस के, जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी डीएनबी है, तो पहले डीएनबी लेना बहुत मुश्किल होता था, तो डीएनबी सीट्स बढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशंस को रन करने के लिए, जो मरीज को सेवा देने के लिए जो डॉक्टर्स चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, उसकी नंबर्स बढ़ा के उसकी स्किल्स बढ़ाई गई, उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बढ़ाए गए, उनके क्या नाम है क्वालिटी ऑफ स्टाफ वो इम्प्रूव करा गया। और टियर 2 टियर 3 में जहाँ मिलता नहीं था स्टाफ और डॉक्टर, वो मिलना आसान हो गया। एक चीज़ और थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। बिकॉज कहीं ना कहीं जब मेडिकल कॉलेज या कोई प्राइवेट बंदा जो है कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मैं कहीं हॉस्पिटल खोलूँगा तो पहले 2-3 चीज़ें जरूर देखूंगा कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ पे इंफ्रा कैसा है, सड़क कैसा है, स्कूल्स कैसे हैं, कॉलेजेस कैसे हैं, आसपास रहने की जगह है नहीं है, लाइट कैसा है, तो लाइट का बैकअप बहुत अच्छा हो गया। लाइट पहले आती नहीं थी, तो 24 घंटे 18 घंटे अब लाइट्स आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इसके अलावा रोड्स पहले बहुत ख़राब गड्ढे वड्ढे थे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े मारपीट बहुत उगाही बहुत सारी चीज़ें होती थी। ट्रांसपोर्ट अच्छा आसानी था, अब हम यहाँ से 300 किलोमीटर तक 4 घंटे में जा सकते हैं और 4 घंटे में वापस आ सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर वहाँ पे नहीं भी मिलता है तो हम यहाँ से डॉक्टर को भेज के सुबह को भेज के शाम को वापस बुला सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो, जिसकी वजह से हेल्थ केयर में इजाफा मिला। कोविड के टाइम में बहुत सारे सीखने को मिला हम लोगों को, कोविड के बाद भी। नहीं, तब तो ये बात होती थी ना, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत कम है, उसके बाद हमने कितना मुश्किल परिस्थिति में देखा लोगों को। और एक और बात होती थी कि पर पेशेंट जो है उस जो डॉक्टर है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मरीजों की तुलना में बहुत कम है। जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बताता है वो भी बहुत कम है। तो आप बोल रहे हो कि इतना रैडिकल चेंज आया है कि अब संख्या बढ़ने लगी है डॉक्टरों की और हाई क्वालिटी एजुकेशन से फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया। पहले क्या था, टियर 1 सिटी जो मेट्रो सिटी है वहाँ तो डॉक्टर रेशियो, पेशेंट रेशियो, नर्सिंग रेशियो, पेशेंट का डॉक्टर के साथ रेशियो और पेशेंट का नर्स के साथ रेशियो पूरा रफली अच्छा ही था। जैसे नोएडा में बहुत अच्छा है, पर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जहाँ पे हमारी 70% आबादी रहती वहाँ अच्छा नहीं था, जहाँ 30% रहती वहाँ अच्छा था। ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जितने बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, वो कन्फाइंड थे टियर 1 सिटीज़ में। अब कोविड के बाद हम सबको अकल आई है कि भैया खाली जो हमारी आबादी असली जो भारत बसता है वो गांव में बसता है, जो तहसील है, छोटे ज़िले हैं, जनपद है, वहाँ बसता है। वहाँ उन गाँव तक एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी एक चैलेंज था, तो उसकी वजह से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को स्ट्रेंथन किया गया, वहाँ डॉक्टर्स की पोस्टिंग बढ़ाई गई, प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज थी उनका स्कोप बढ़ाया गया, वहाँ डिलीवरीज स्टार्ट करी गई, छोटे मोटे ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते थे तहसील लेवल पे, उनको 50 बेड के अस्पताल में कन्वर्ट किया गया, 100 बेड के अस्पताल में कन्वर्ट किया गया। वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पोस्टिंग करी गई, सो दैट वहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी मिल पाएँ। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उनको तो टर्सरी केयर जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें अपग्रेड किया गया, और जो आईसीयू बेड्स थे बढ़ाए गए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, मतलब स्किल्ड मैन पावर बढ़ाई गई जो कमी हो गई थी उस समय। तो आप ये कह रहे हैं कि छोटे शहरों में भी अब ये सेवाएं जो हैं, हेल्थ केयर सेवाएं, पहले से बहुत बेहतर हो गई। मोदी सरकार और योगी सरकार का बहुत फोकस है, पहले से बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गई हैं। अभी हाल फिलहाल में GST 2.0 रिफॉर्म आया, तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस
को जीएसटी जीरो कर दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस को भी कर दिया। लेकिन ना अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस ने हॉस्पिटल चार्जेस ना बढ़ें 2026 में, ये लेकर आ रहे हैं। इसका असर क्या आएगा इंश्योरेंस कंपनियों पे भी और हॉस्पिटल कंपनियों पे भी? देखिए, पहली बात तो एक समझ में आनी चाहिए हम सबको, स्वास्थ्य हमारा सबका अधिकार है, ठीक है, बिल्कुल। हेल्थ इज अवर, मतलब हमारी जो है रिक्वायरमेंट भी है, हमारी अपनी नेसेसिटी भी है, और सरकार को उसको प्रोवाइड करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज में सरकार ही आपको हेल्थ केयर या शिक्षा प्रोवाइड करती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को तो जीडीपी का एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए, और उसका तरीका यही है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ावा दिया, जैसे आयुष्मान की स्कीम लाएगी। तो वो लोअर मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए बहुत अच्छी, बट जो मिडिल क्लास है अभी भी वो डिपेंडेंट है प्राइवेट इंश्योरेंस पे। प्राइवेट इंश्योरेंस का भी पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। एक बड़ी अच्छी खबर है कि जीएसटी कम कर दिया गया। जीएसटी से क्या हुआ, लोग इसकी क्या नाम, प्राइवेट इंश्योरेंस ज़्यादा लेंगे, लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल्स। बट अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलें, ठीक है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन ही 10% के आसपास होता है, आपको हर अपने डॉक्टर की सैलरी या स्टाफ की सैलरी 8-10% बढ़ानी पड़ती है, बाकी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप प्रीमियम को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो या तो इंश्योरेंस जो कर रहा है टीपीए, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, या हॉस्पिटल से वो कहेगा कंजूसी करो, उनके रिजेक्शंस बढ़ा देगा, डिडक्शन बढ़ा देगा, डिसअलाउंस बढ़ा देगा, ठीक है। सफ़र कौन करेगा, इसमें पेशेंट ही करेगा, उसको क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी ट्रीटमेंट की। तो सरकार को चाहिए कुछ हिस्सा जो है उसको सब्सिडाइज करे प्रीमियम का, या कुछ खुद अफोर्ड करे, सो दैट क्या हो कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हॉस्पिटल से टाई अप करके जो रीजनेबल रेट्स हैं, जो जस्टिफाइड रेट्स हैं, वो उनको दे सके, जिससे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट निकल जाए, जो कैपेक्स का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके जो आरओआई है वो थोड़ा मिल जाए। अदरवाइज क्या होगा, ये सेक्टर बैठ जाएगा। तो अगर आप इसको सेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, किसी इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करोगे, तो फिर आपको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अभी भी किसी भी हॉस्पिटल को खरीदने के लिए कॉमर्शियल रेट्स पर ज़मीन मिलती हैं। नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता था कि अगर योगी सरकार बोलती है इन्वेस्ट इन यूपी, तो फिर हेल्थ केयर सेक्टर तो भी बहुत इवॉल्व कर रहा है, आप भी इतने तगड़े तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हो, तो कितना पैसा जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस वाले इंडस्ट्री में आता हुआ नजर आएगा अगले कुछ 4-5 सालों में? देखिए, पूरे इंडिया की बात करते हैं तो $500 बिलियन की इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मतलब आप सोच सकते हैं $500 बिलियन, 1 बिलियन 9,000 करोड़ के बराबर होता है रुपीज़ में। और जो CAGR है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है, वो लगभग 18 से 20% है। हम लोग लगभग 40% के CAGR पे ग्रो कर रहे हैं। राइट। कहीं ना कहीं पर बेड कॉस्ट जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ होती है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो हॉस्पिटल। मतलब एक बेड, अगर 100 बेड का अस्पताल बनाओगे तो मिनिमम 100 करोड़, मैक्सिमम 200 करोड़ चाहिए होते हैं आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अच्छी, अंडर वन रूफ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत हाई कैपेक्स बिजनेस, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है आपको। ऑपेक्स भी बहुत महंगा है, क्योंकि आपको डॉक्टर्स हायर करने पड़ते हैं फुल टाइम, नर्सिंग स्टाफ, मतलब हर 100 बेड पे आपको 400 से 500 स्टाफ चाहिए होता है, उसकी सैलरी है, उसका सब कुछ देना, स्टाफ वेलफेयर देखना। तो अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी या पीपीपी मॉडल में हम लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर हम एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर टियर 2 और टियर 3 में नहीं पहुंचा पाएंगे, जो हमारा सपना है, जो हमारा सबका विजन है, सरकार का भी, हम सबका। तो कायदे में जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में जो मुझे सुनने को मिला, अभी जो चल रहा है प्रोसेसिंग, सरकार बहुत सब्सिडाइज लैंड लेके आ रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देने वाली है। अगर आप वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, हॉस्पिटल्स करते हैं, लीज फ्री करने वाली है, या जो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, अगर आप लीज पे ले रहे हैं, जो रजिस्ट्री के अमाउंट होता है वो फ्री करने वाली है। तो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं कदम, वो आने वाले कुछ टाइम में आ जाएंगे, बट ये कदम बिल्कुल चाहिए। अगर अदरवाइज़ क्या होगा, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। हम लोग भी इन्वेस्ट खुद थोड़ी करते हैं, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, डॉक्टर हूँ, बट आई हैड नीड टू इन्वेस्ट, मतलब फ्रॉम माई अदर्स ऑल्सो, लाइक मुझे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स चाहिए, ठीक है, मुझे डेट फंड लेना है तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी को हर बंदा जो इन्वेस्ट करता है उसको 20% का ROI चाहिए होता है। तो अगर आप चाहते हो हेल्थ केयर एज इंडस्ट्री ग्रूम करे, लोग बाहर से विदेशों से आके हमें इलाज कराने आते हैं, और लोग इलाज कराने हैं, जैसे अभी मेदांता के आसपास, गुड़गांव के आसपास बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पे हब बन गए मेडिकल टूरिज्म का दिल्ली में। अगर आप चाहते हैं यूपी हब बन जाए, तो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, तो जेवर एयरपोर्ट आते हैं, यहाँ बड़े अस्पताल आने चाहिए। बड़े अस्पताल कब आएंगे, जब, अब नाम नहीं लूँगा, कई सारे ऐसे बड़ी चेन्स हैं जिनको ₹1 में ज़मीन मिली हुई है, फ्री ज़मीन मिली हुई है, अभी हम लोग ऑक्शन पे ले रहे हैं, बिड करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक तो कॉस्ट कम करनी इन्वेस्टमेंट की, तभी ROI बढ़ेगा, तो तभी हम फ्री इलाज कर पाएंगे या सब्सिडाइज रेट पे इलाज कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपको योगी सरकार को कोई 3 सुझाव देने हो तो आप क्या देंगे? 3 आपके सबसे बड़े सुझाव जो होंगे योगी सरकार को? तो सुझाव यही होंगे कि पहला है सुझाव कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए।
प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी पे सब्सिडी करनी चाहिए। और तीसरा जो है, हमें जो भी प्राइवेट पब्लिक प्लेयर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, उनको सिंगल विंडो को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो लाइसेंस हैं, 30 लाइसेंस चाहिए होते हैं अस्पताल चलाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा स्टेचुटरी कंप्लाइंसेस वगैरह हैं, तो उसको और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी हो चुका है, काम चालू है, बट उसको भी कितना ह्यूमन पावर लेस करते हैं, मतलब पेपर लेस करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम विंडो से, सिस्टम ऑटोमेशन से अप्लाई करें, विद इन 1 वीक 10 डेज आपको सारे लाइसेंसेस मिल जाएँ। तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट फास्ट होगा, इस्टेब्लिशमेंट हॉस्पिटल के फास्ट होंगे और लोगों को सर्विसेज जल्दी मिलेंगी। सर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा अब मैं। उसमें ये है कि सबसे पहले तो एज अ डॉक्टर और एज एन एंटरप्रेन्योर, ये दोनों का तालमेल बिठाना कितना मुश्किल था, क्योंकि आपने तो बिल्कुल स्क्रैच जीरो से शुरू किया है ना, तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल था? तो तालमेल बिल्कुल बिठाना मुश्किल नहीं है। वो तालमेल दिक्कत जब आती है जब आपके अंदर डाइकोटमी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो ब्रेन में, जब आपके थॉट और आपके एक्शन मैच नहीं कर रहे हो, जब आपके थॉट बड़े पावरफुल हैं, जब आपके थॉट लोगों की सेवा करने वाले हैं, जब थॉट आपका विजन बड़ा है, लोगों को सर्व करना है, ह्यूमनिटी को सर्व करना है, एक्सपेंशन करना है, नया लीडरशिप क्रिएट करनी है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर कैसे हो, घर में कैसे हो, एंटरप्रेन्योर कैसे हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फिर तो सब कुछ सारे जो एक्शन होते हैं मेरे, वो गोल अलाइंड होते हैं, विजन अलाइंड होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। पर आपने ये सब चीज़ें होती देखी नहीं थी, हमने भी कहाँ देखी जब हम एजुकेशन ले रहे थे, तो आपने भी ये जर्नी अपने आप ही देखी है होती हुई। तो तब कैसे ऐसे थॉट्स आते थे, ऐसे विचार आते थे कि इतना बड़ा एक विजन, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे? मैंने स्टार्ट किया था, जीरो से किया था। बीइंग ए डॉक्टर, ना तो मुझे ऑपरेशंस की नॉलेज थी, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, अकाउंट, कुछ भी R&D कुछ नॉलेज नहीं नहीं पता थी। था। हाँ। बट अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपके गोल बड़े हैं और यू रियली मीन इट, अगर आप उसको मीन कर रहे हो, तो आप उसको जीना शुरू कर देते हो। जब पैशन हो, ठीक है, आपके अंदर कमिटमेंट हो, आपके अंदर रेजिलेंस हो, आपके अंदर करेज हो, तो फिर आप कुछ भी सीख सकते हो। तो मैंने मार्केटिंग सीखी, सेल्स सीखी, ऑपरेशन सीखे, ह्यूमन रिसोर्स सीखा, अकाउंट सीखा, फाइनेंस सीखा और R&D सीखी, मैनेजमेंट सीखा, कैसे सिस्टम प्रोसेस डिजाइन करते हैं। पूरा हॉस्पिटल जो डिजिटलाइज्ड हॉस्पिटल है हमारा, फुल्ली डिजिटलाइज, फुल्ली प्रोसेस ड्रिवन हॉस्पिटल है। फुल्ली जो है पेशेंट केयर को हम मैप करते हैं बिल्कुल हर स्टेज पे, हर कनेक्ट पॉइंट पे। तो वो जब घुस जाते हैं अपने पैशन से टेक्नोलॉजी के अंदर, मैन पावर के साथ सेकंड लाइन टीम क्रिएट करते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। युवाओं को क्या मैसेज देंगे जिनको हेल्थ केयर सेक्टर में आना है, इधर वो डॉक्टर बने या फिर कुछ ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, तो उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहूँगा, हॉस्पिटल बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं। और जितने कॉर्पोरेट्स आते हैं, इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है, इनके अंदर सेवा भाव नहीं होता है। इनको नहीं चलाना चाहिए आइडली। जितना हेल्थ केयर सेक्टर है, जितने हॉस्पिटल्स हैं, दे शुड बी ओन्ड बाई, ऑपरेटेड बाई, मैनेज्ड बाई ओनली डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स कर सकते हैं, बट हम उस तरफ सोचते नहीं हैं। हमारा जो विजन होता है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो मन होता है कि अच्छा डॉक्टर बन जाए, क्लिनिक अच्छा चलाएं, नर्सिंग होम अच्छा चलाएं, उसके अलावा हम सोचते नहीं हैं। तो एक बार सोचना शुरू करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, थॉट्स चेंज करो, फीलिंग्स चेंज होंगी, एक्शन चेंज होंगे, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। आपको अगर हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप देश में किस तरीके का एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ देखना चाहेंगे? तो जो लॉन्ग टर्म विजन है, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू ओनली गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट सिस्टम प्रोसेस के बिना नहीं हो सकता है सपोर्ट करना। वो यही है कि हेल्थ केयर एट डोर स्टेप, हर हेल्थ केयर एट व्यक्ति डोर डोर स्टेप, हर व्यक्ति को जो सर्विसेज चाहिए उसके डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। दे शुड बी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या बहुत जेन्यून है, बहुत नॉमिनल रेट्स पे हों। इसके अलावा सिर्फ डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल जब भी आपको जाना चाहिए जब आपको इमरजेंसी हो या कोई बड़ा टर्सरी केयर, कॉटनरी केयर सर्विसेज चाहिए हो, सर्जिकल चाहिए हो, एवरीथिंग शुड बी एट डोर स्टेप। और होने वाला है, आप देख रहे हो। कभी आपने सोचा था कि आप सब्जी लोगे, ऑनलाइन लोगे और डोर स्टेप पर डिलीवरी होगी, या रेस्टोरेंट से आपका हर पसंदीदा खाना, पसंदीदा मिठाई, हर चीज़ ब्लिंकिट से, स्वीटी से, स्विगी है, जोमेटो से आ रही है। तो हॉस्पिटल में भी वो दिन दूर नहीं, अगले 5 साल 7 साल में हर सर्विसेज, अभी भी हम लोग होम केयर सर्विसेज दे रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। यू विल रिसीव ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मैनेजेबल एंड ऑपरेबल एट योर डोर स्टेप, वो सब हो जाएंगे। इवन आजकल जो है आईसीयू होम केयर में होने लगी, पता है आपको? आईसीयू भी हम लोग होम केयर में सेटअप कर देते हैं। कीमोथेरेपी होम थेरेपी हो जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होम केयर हो जाते हैं। जितने छोटे बेसिक प्रोसीजर्स हैं, डेंटल से लेके सर्जरी से लेके, वो सब आजकल होम केयर हो जाते हैं। तो अगर बड़ा विजन क्रिएट करना है तो मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है। कोई भी हॉस्पिटल आना अब नहीं चाहता, वो सब चाहते हैं। कोविड के बाद और लोग डर गए हैं, तो इसलिए जो बेस्ट सर्विस हम दे सकते हैं वो उनके होम पे, उनके घर पे मिलनी चाहिए। सर आखिरी सवाल ये होगा, आपने बोला फंडिंग की ज़रूरत भी है, एक्सपेंशन के लिए तो होती है किसी भी बिजनेस के लिए, तो स्टॉक मार्केट का कभी रुख करने का अगर मौका आया तो क्या आप चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट पे फेलिक्स हॉस्पिटल लिस्ट हो?
अभी तक जो हमारी ग्रोथ है सब बूट स्ट्रैप है या डेट फंडिंग से, जो हमारी मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इट्स ऑल बूटस्ट्रैप, बूट स्ट्रैप ही है बिल्कुल, हम दोनों ही मतलब प्रमोटर। आसपास के फंडिंग तो ली होगी, वेंचर कैपिटलिस्ट? नहीं, किसी से नहीं ली, बूट स्ट्रैप है। और साथ में बैंक्स की मैंने बहुत सपोर्ट लिया। आई एम थैंकफुल टू इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरे विजन को देखा, अप्रूव किया और फंड किया। तो उनसे ग्रोथ हो रही है मेरी अभी। अब बिकॉज एक बड़ा लार्ज स्केल ग्रोथ करनी है, हम लोग 200 से 800 बेड जा रहे हैं, 800 से हो सकता है 8000 बेड जाएंगे 5 साल में। उसके लिए डेफिनेटली हमें प्राइवेट इक्विटी के राउंड्स करने पड़ेंगे, और पब्लिक जाना तो हम सबका ड्रीम होता है, आप सबका ड्रीम होता है, वो सपना है, उसको सच करेंगे। राइट सर, बहुत शुक्रिया यूपी तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।